ने दम तोड़ रही थी, एक पुराना ठूंठ हो चुका पेड़ खड़ा था। उसकी सूखी और बेजान सी दिख रही एक मोटी डाल पर एक भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मोर और मोरनी का जोड़ा बैठा हुआ था। वे दोनों अत्यंत वृद्ध थे। वे दोनों आपस में बड़े ही प्रेम से बातें कर रहे थे। बातों के उस उन्माद का संवाद करते हुए मोरनी ने अपने पति उस बूढ़े मोर से कहा, हे प्रीतम, आज का मौसम देखिए तो कितना सुहाना है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आकाश निर्मल है और सूरज की हल्की गर्मी तन मन को स्फूर्ति दे रही है। अगर आज के इस दिन आप हमें कोई ऐसी कहानी सुना देते जिससे हमें ज्ञान की कुछ अनमोल बातें सीखने को मिले। अपनी पत्नी की इस मधुर वाणी और इच्छा को सुनकर बूढ़े मोर के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई। उसने अपनी पत्नी की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश के समान है। प्रिय, यह कहानी बहुत ही अनमोल है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने मुझे यह कहानी सुनाई थी। ठीक है, यह कहानी एक पिता और उनकी संतानों की होगी, जहां कुटिलता, सच्चा प्यार, निस्वार्थ अपनापन और घोर षड्यंत्र आपको इस कहानी में साफ साफ नजर आएगा। कहानी इतनी रोचक है कि तुम इसमें इस तरह खो जाओगी कि तुम्हें समय का पता ही नहीं चलेगा और इसमें तुम्हें ज्ञान का एक विशाल भंडार मिलेगा। मोर की बात को सुनने के बाद मोरनी की आंखों में उत्सुकता की चमक और भी बढ़ गई। वह चहक कर कहती है, हे स्वामी, अगर वास्तव में यह कहानी ऐसी ही है जैसी आप बता रहे हैं तो आप कृपया अब और विलंब ना करते हुए कहानी को सुनाइए। मैं तो भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनकर धन्य भी हो जाऊंगी। अब वह बूढ़ा मोर कहानी को सुनाना आरंभ करता है और कहता है, हे प्रिय, यह बात बहुत पुराने समय की है। टीकमगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम था सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत दयालु, बुद्धिमान और प्रजावत्सल थे। उनका एक नियम था जिसे वे कभी नहीं तोड़ते थे। वे प्रतिदिन अपने साथ एक भरोसेमंद सेवक को लेकर अपना भेष बदल लेते थे और रात के अंधेरे में पूरे नगर में घूमा करते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि वे अपनी प्रजा के सुख दुख को सीधे तौर पर समझ सके और नगर में घटने वाली समस्त छोटी बड़ी घटनाओं को देखकर उन पर मनन किया करते थे। राजकुमार सिद्धार्थ के पिता अब बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। वृद्धावस्था और बीमारी के कारण एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के पश्चात पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजकुमार सिद्धार्थ को ही वहां का राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद भी राजकुमार ने अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर में घूमने की अपनी आदत को बंद नहीं किया। हाँ, इतना जरूर था कि पहले उनके साथ एक सेवक रहता था, अब वे अपने साथ एक विश्वस्त और बुद्धिमान मंत्री को रखते थे। एक दिन की बात है, राजा सिद्धार्थ और उनके मंत्री भेष बदलकर रात के शांत पहर में नगर में घूम रहे थे। जब वे नगर के किनारे बसी एक साधारण सी गली से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें एक घर के अंदर से कुछ स्त्रियों के बोलने बतलाने की धीमी धीमी आवाज आती हुई सुनाई दी। रात का समय था और गली में सन्नाटा पसरा हुआ था, तो राजा और मंत्री उस घर के दरवाजे से सटकर खड़े हो जाते हैं और अंदर की बातें सुनने का प्रयास करते हैं। दरवाजे की एक छोटी सी दरार से अंदर झांक कर देखते हैं तो उन्होंने देखा कि तीन बहुत ही सुंदर युवतियां आपस में बैठी बातें कर रही थी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था मानो वे तीनों आपस में सगी बहनें हैं। वे तीनों ही बैठकर अपनी अपनी पसंद और अपने भविष्य के सपनों के बारे में बातचीत कर रही थी। बड़ी बहन कहती है, बहनों, मुझे तो स्वादिष्ट और तरह तरह के भोजन खाने का बड़ा शौक है। मैं तो अपना विवाह किसी राजा के मुख्य रसोइये से ही करूंगी जो दिन रात मेरे लिए नए नए और स्वादिष्ट पकवान बनाता रहे। मेरा पति मेरे लिए भोजन बनाए और मैं रानी की तरह बैठकर उस भोजन का आनंद लूं। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। तब मंझली वाली बहन कहती है, हे बहनों, तुम्हारा तुम्हारा तो शौक भी अजीब है। मैं तो अपना विवाह किसी राजा के बड़े अधिकारी से करना चाहती हूं। अगर मेरा विवाह राजा के मंत्री से हो जाए या फिर सेनापति से हो जाए
या कोतवाल से ही क्यों ना हो जाए, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। क्योंकि राजा का सेनापति उस राजा की पूरी सेना को संभालता है, मंत्री पूरे राज्य के कामकाज को देखता है और कोतवाल नगर की सुरक्षा का ध्यान रखता है। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति की पत्नी बनने में ही असली शान है। तभी छोटी बहन, जो अब तक उनकी बातें सुनकर चुपचाप बैठी रही थी, को देखकर उन दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन से पूछा, अरे बहन, तुम ऐसे चुपचाप कैसे बैठी हो? तुम भी तो अपनी पसंद के बारे में कुछ बताओ। तुम किससे विवाह करना चाहती हो? अपनी बहनों की बात को सुनकर उनकी छोटी बहन ने एक गहरी सांस ली और फिर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहने लगी, बहनों, मेरा काम तो किसी नौकर चाकर से नहीं चलेगा। मैं तो अपना विवाह सीधे राजा से करूंगी, ताकि तुम दोनों के पतियों पर मैं हुक्म चला सकूं। और मैं इतना ही नहीं चाहती हूं, मेरा सपना तो इससे भी बड़ा है। मैं चाहती हूं कि राजा से मुझे एक ऐसा बेटा पैदा हो, जो जब हंसे तो उसके मुंह से फूल झड़े, जब रोए तो उसकी आंखों से मोती टपके, जिसके एक ओर के केश सोने के समान सुनहरे हों, तो दूसरी ओर के चांदी के समान चमकीले हों। बस ऐसा ही मेरा सपना है। छोटी बहन की यह अद्भुत और अविश्वसनीय बात सुनकर वे दोनों बहनें ठहाका मारकर हंसने लगीं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगीं, बहन, तू तो हमेशा पागलों की तरह ही बातें करती है। भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? तू सपनों की दुनिया से बाहर आ जा। तीनों बहनों की यह सारी बातचीत राजा और मंत्री दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। तीनों की बातें सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा ने मंत्री से धीमे स्वर में कहा, मंत्री जी, इस घर को अच्छी तरह से पहचान लो और कल सुबह ही इन तीनों बहनों को सम्मान सहित दरबार में बुलवा लो। मुझे इनसे कुछ पूछना है। अब कहानी आगे सुनाते हुए मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए मंत्री ने उन तीनों बहनों को राजा के दरबार में बुला लिया। राजा ने जब उन तीनों को देखा तो पाया कि उन तीनों में से जो सबसे छोटी बहन थी, जो कह रही थी कि मैं राजा से ब्याह करूंगी, वह सचमुच बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। राजा उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है। उसके बाद राजा ने उन तीनों से पूछा, कल रात आप अपने घर में क्या बातें कर रही थी? सच सच बताना, क्योंकि तुम तीनों की बातचीत कल मैंने अपने कानों से सुनी थी। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हें राजकीय दंड दिया जाएगा। अब वे बातें तो उन स्त्रियों के बीच की निजी बातें थीं। उन्हें भला वे राजा के सामने कैसे जाहिर करती? राजा ने जब उस रात की बातों के बारे में पूछा तो वे तीनों शर्म से लाल हो गई। लज्जा के कारण उनकी जुबान बंद हो गई। राजा के बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि महाराज, हमें कुछ याद नहीं है कि हमने क्या कहा था। राजा ने कहा, आप सब कुछ छोड़कर हमें फिर से वही बातें बताइए और हम तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार मजबूर होकर के उन तीनों ने रात में हुई सारी बातचीत राजा के सामने कह सुनाई। तीनों की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने मुख्य रसोइये को दरबार में बुलाया और उन तीनों में से जो बड़ी बहन थी, उसका हाथ उस रसोइये के हाथ में दे दिया और रसोइये से कहा, आज से यह तुम्हारी पत्नी है और आज से तुम्हारा यह धर्म है कि तुम इसे प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाओगे। उसके बाद राजा ने अपना एक मंत्री बुलाया और मंझली बहन का हाथ उसके हाथ में दे दिया और कहा, आज से यह तुम्हारी पत्नी है, जाओ, इसके साथ खुशहाल जीवन जियो। और अंत में सबसे छोटी बहन से राजा ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह किसी राजा से हो, सो मैं यहां का राजा हूं, तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर के छोटी बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने आदेश दिया, इसी समय मेरे विवाह की तैयारी शुरू की जाए। राजा तो उठकर चला गया। उसके बाद राजा के जितने भी कर्मचारी थे, वे सब शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। उधर उन तीनों बहनों के विवाह की तैयारी होने लगी। छोटी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ वहां के राजा से हो गया।
बड़ी वाली का विवाह रसोइये से हो गया और मंझली वाली का विवाह वहां के एक मंत्री से हो जाता है। तीनों बहनें अपने अपने पतियों के पास रहने लगी। छोटी बहन को रानी बनाकर राजा के महलों में पहुंचा दिया गया। मित्रों, यह देखकर उन दोनों बड़ी बहनों को अपनी छोटी वाली बहन के भाग्य से जलन होने लगी। वे दोनों जब भी इकट्ठी होती थीं, तो आपस में बातें करती थीं कि छोटी वाली तो सचमुच रानी बन गई।